लेक्चर नंबर 23 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 का हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है, अपने हैंड आउट्स भी साथ खोलें ताकि आप लोगों को आसानी रहे ये करने में। हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ओवर सम रीजन ऑफ स्पेस। हमने कैसे कैलकुलेट करना है, हमने सपोज एक कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज एक वायर लिया, उसमें चार्जेस जो हैं दैट आर कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो हमने इनको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है कि जो हर पीस है वो एक इतना स्मॉल होना चाहिए कि वो एक पॉइंट चार्ज की तरह लगे। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस चार्ज थ्रू दिस चार्ज थ्रू दिस चार्ज, इन सबको एड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम कंपोनेंट्स में कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग जो लॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, लॉन्ग वाई एक्सिस, लॉन्ग जेड एक्सिस, इन तमाम को जब हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं। पीसेस इतने स्मॉल होते हैं कि हम उनको जो समेशन का साइन होता है उसको हम इंटीग्रल के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसा कि हम लोग दे सकते हैं इसमें समेशन के साइन में, इसी तरह जो लॉन्ग एक्सिस और लॉन्ग वाई एक्सिस और लॉन्ग जेड एक्सिस है उनको भी हम समेशन के और इंटीग्रल के साइन में कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है सेकंड पॉइंट जो नोट्स में आ रहा है, दैट इज़ चार्ज डेंसिटी के बारे में। चार्ज डेंसिटी क्या है, व्हेन चार्जेस आर कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड और रीजन कोई भी सरफेस हो सकता है, कोई लाइन हो सकती है, या इनसाइड अ स्फीयर हो सकता है, या आउटसाइड अ स्फीयर, या कोई मटेरियल होता है उसके आउटसाइड हो सकता है। चार्ज डेंसिटी जो होती है दैट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उसकी, दैट इज लैम्डा डी क्यू ओवर डी एस। और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी ए, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज़ डी क्यू ओवर डी वी। तो ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो 1 डायमेंशन में होती है, और जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो 2 डायमेंशन में होती है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है जो 3 डायमेंशन में होती है। हमारे पास थर्ड पॉइंट इसका हमारे हैंड आउट्स में ये है कि हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल पे हमने चार्जेस को कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है अलॉन्ग द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का मतलब है कि हमने इस एक्सिस के अलॉन्ग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि हम इस सर्कल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस तरह करेंगे कि हर जो पीस है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करे। तो इसकी आगे हम इसको डिटेल में हम लोग कर लेते हैं। फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ चार्ज एट पॉइंट पी ऑन दैट एक्सिस। हमारे पास एक रिंग है, उसकी जो विड्थ है उसकी कुछ विड्थ भी है। हमने इस क्या करना है कि हमने इसके चार्जेस जो हैं इसके ऊपर कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, हमने एक पॉइंट चार्ज लेना है और उस पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है हमने अलॉन्ग जेड एक्सिस किसी पॉइंट पर, अलॉन्ग जेड एक्सिस एक पॉइंट पी है उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना है, लेकिन अलॉन्ग जेड एक्सिस बताना है। इसमें हमारे पास जो कैपिटल आ रहा है वो रेडियस है सर्कल का, और जो उसका स्मॉल आ रहा है वो डिस्टेंस है बिटवीन अ पॉइंट चार्ज एंड अ पॉइंट पी विच इज़ ऑन द जेड एक्सिस, जिसके अलॉन्ग हमने फाइंड करना है। अच्छा जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो डी क्यू है दैट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो जिस ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फार्मूला जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, के क्यू आर का स्क्वायर, के 1/4 होता है। और जब हम इसको एक स्मॉल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है। डी क्यू अभी मैंने आपको पीछे बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम उसकी वैल्यू डालेंगे। जब उसकी वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास आर के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, जेड का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। वो कैसे होती है कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसमें आर पाइथागोरस थ्योरम आर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, हमने ये डाल दिया। ये डालने के बाद अच्छा जी, डी इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर, आर का द कंपोनेंट इलेक्ट्रिक। अब जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट कौन सा है, डी ई जेड है। तो हमारे पास क्या होगा कि जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट कौन सा है, डी ई है। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, लेकिन जो उसके कंपोनेंट्स बन रहे हैं एक जेड एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है। जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है वो कॉस थीटा बन रहा है, क्योंकि जो थीटा है जिस एक्सिस पे लाई करेगा, जिस एक्सिस पे फॉल कर रहा है वो थीटा, वो कॉस थीटा होता है, और दूसरा वाला हमारे पास साइन थीटा होता है। इसलिए हमने जो डी ई जेड लिया है वो डी ई कॉस थीटा लिया है। कॉस थीटा की वैल्यू जेड ओवर आर है, पीछे से आप लोग देख लें आर की वैल्यू हम लोगों ने डाली है। अच्छा जी, जो आर स्क्वायर जो होता है जेड का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों साइड पे हम लोग क्या लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं, और यहाँ पे अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे अंडर रूट रह जाता है। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। पुट वैल्यू ऑफ डी इन कॉस थीटा इन इक्वेशन ए। हमने क्या करना है, डी ई की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि ये बेसिस इनकी सेम है, इनकी पावर्स एड अप हो जाएंगी। ये पावर्स जब एड अप होंगी तो 1/2 + 1 जो होता है हमारे पास 3/2 आ जाता है।
इसके दो तरीके से इसके सोल्यूशन कर सकते हैं। या तो हम लोग जो ds होता है वो 2πr होता है, दैट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो ये कैंसिल हो जाता है, उसके बाद ये वैल्यू आ जाती है। या तो हम लोग लैम्डा 2πr जो कि ds होता है इसको dq के इक्वल कर दें, मतलब q के इक्वल कर दें, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अगर z जो होता है दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन द रेडियस ऑफ द r, तो हम इग्नोर कर सकते हैं r को, क्योंकि इस z के मुकाबले में r तो बहुत छोटा है, तो r को हमने इग्नोर कर दिया। तो जब हम लोग इग्नोर करेंगे तो सिर्फ z का स्क्वायर 3/2 आ जाता है, ये 2 से कैंसिल हो जाता है, तो इसकी z3 आ जाता है, z3 एक z इससे z से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास z का स्क्वायर रह जाएगा। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस लॉन्ग अ वायर दैट लाइज लॉन्ग z एक्सिस। अब हमने एक वायर लेनी है जो कि z एक्सिस के अलॉन्ग है, और हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज लेंगे यहाँ पर, एक पॉइंट चार्ज लेंगे हमने ऊपर ही, हमने सिमेट्री के मीन्स हमने सिमेट्री करनी है, मतलब ये इस तरह, इससे ऊपर और इससे नीचे दोनों सेम है, लेकिन हमने इसको सिमेट्री के थ्रू सॉल्व करना होगा। तो अप्लाइंग कूलम्स लॉ टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, इस चार्ज पर कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है, दैट इज़ इक्वल्स टू लैम्डा डी जेड वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। आर की वैल्यू डालेंगे, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अच्छा जी, ये जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं डी ई साइन थीटा और डी ई कॉस थीटा, और इसके भी डी ई साइन थीटा और डी ई कॉस थीटा हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक ऊपर वाले की वजह से है, इस इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन इस एक्सिस में जो कंपोनेंट्स दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट है वो एड अप होके 2DE cos थीटा दे देंगे। तो हमारे पास जो कंपोनेंट अलॉन्ग y डायरेक्शन है दैट इज DEY 2DE cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस y ओवर r आता है। y क्या होता है, r क्या है, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, r इज इक्वल टू y का स्क्वायर, ये y है और ये z है, z का स्क्वायर। अच्छा जी 1/2, अच्छा जी 2 से कैंसिल हो जाएगा, y dz पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर और r मल्टीप्लाई होके r का क्यूब बना देंगे, r का क्यूब बनाएंगे। यहाँ से हम dz की वैल्यू और r क्यूब की वैल्यू जो है पुट करेंगे। यहाँ मैंने r क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड करना बता दी है, इसको देख लीजिएगा, और dz की भी हमने वैल्यू निकाल ली है। उसको tan थीटा जो होता है दैट इज़ z ओवर y, फिगर से देख लें, और z इज़ इक्वल टू y tan थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद y सीकेंड का स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ इधर डालेंगे, हमारे पास y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो z की वैल्यू है ये z इज इक्वल टू y tan थीटा, ये इधर पुट करेंगे। जब इधर पुट करेंगे तो हमारे पास y स्क्वायर के पास y का स्क्वायर tan थीटा आ जाता है। बाय इंटीग्रेशन वी टेक इनफाइनाइट लेंथ, इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग इनफाइनाइट लेंथ ले लेते हैं। इनफाइनाइट लेने के बाद जो हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं वो बाहर आ जाती हैं, सेकेंड का स्क्वायर थीटा डी थीटा, y का स्क्वायर 3/2, y भी हम लोग y कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं, उसकी इसी तरह q 3/2 की पावर भी बाहर आ जाएगी, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस tan का स्क्वायर 3/2, 1 प्लस tan का स्क्वायर 3/2 जो होता है दैट इज इक्वल टू सेकेंड का स्क्वायर थीटा, सेकेंड का स्क्वायर थीटा, सेकेंड का स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जो रह जाता है सेकेंड थीटा रह जाता है, मतलब स्क्वायर कैंसिल होता है तो एक सेकेंड रह जाता है दैट इज सेकेंड थीटा। तो जब इस इंटीग्रेशन के साइन को जब हम 1/सेकेंड थीटा कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है, जब इंटीग्रेशन के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास जो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। पुटिंग द लिमिट्स अपर और लोअर लिमिट्स जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, पाई लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड वी मेक अनदर क्वांटिटी नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड से एक और क्वांटिटी आ जाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द, कि किसी भी एरिया से जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही होती हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्टेड एरिया, ये शेप और साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो हमारे पास एरिया भी इसी डायरेक्शन में होगा। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो कॉस हमारे पास थीटा जो होता है दैट इज़ बिकम 0 और कॉस 0 जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 1। अब मोर जनरली अगर हम एक सरफेस लेते हैं और उसके एरियाज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो टोटली जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इन तमाम एरियाज़ को ऐड अप करने से हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा इस सरफेस का। उसके बाद हमने क्या करना है, कैलकुलेटिंग द फ्लक्स
फ्लक्स लीविंग अ सरफेस विच हैज़ चार्ज इनसाइड। अगर एक चार्ज है इनसाइड जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो हमेशा याद रखिएगा जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड होती हैं। तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे सब जगह पर हमारे पास एक सेम है, दैट इज़ 1/4πε0 क्यू ओवर आर का स्क्वायर। अब इसको अगर स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो तमाम इस सरफेस पे सेम है, लेकिन एरिया डिफर कर रहा है। एरिया क्या हो जाएगा 4πr का स्क्वायर, 4 से कैंसिल हो जाता है, आर का स्क्वायर से। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास गॉसेस लॉ की एक फॉर्म आ गई है। टोटल फ्लक्स लीविंग अ सरफेस इज इक्वल चार्ज इनक्लोज्ड इन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके करेंगे इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन का साइन का क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स निकालने के लिए होता है। तो ये हमारे पास इन दोनों जैसे कि ई डी ए और क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों से इक्वेशंस हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास कूलम्स लॉ बन जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में एक लेफ्ट प्लेट है, एक राइट प्लेट है, और हमारे पास एक हमने गॉसियन सरफेस ली है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो हमने यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू दिस हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के थ्रू। वो कैसे होगा कि जो हमारे पास आउटर कैप है उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास ज़ीरो होगा, क्योंकि उससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन या नहीं पास हो रही, कोई चार्ज नहीं है। जो बाउंड्रीज है उस पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा, लेकिन जो इनर कैप है उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए के इक्वल होगा। देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी होता है क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद हमारे पास ई इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू डाली है, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो हमारे पास जब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी सिग्मा इंटू ए, और ये हमारे पास सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आ जाएगी इसकी। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सरफेस है, उसमें हमारे पास क्या है, एक हॉलो सरफेस है, और इनसाइड इसके कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके सरफेस पे चार्जेस मौजूद है। जब इनसाइड कोई चार्ज नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। लेकिन हमारे पास इसके सरफेस पे चार्जेस मौजूद हैं, तो उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होगी और इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक क्यूब, सो देयर इज ए फ्लक्स। ये उस फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4π आर का स्क्वायर। इसमें हमने क्या करा, इन दोनों को जब इस दोनों फ्लक्सेस को जब इक्वल किया तो हमारे पास ई ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू क्या आ जाती है एप्सिलॉन नॉट ई 4π r का स्क्वायर। एरिया डाला है हमने स्फेयर का एरिया क्या होता है 4π r का स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती है दैट। अगर r जो है दैट इज़ वेरी मच ग्रेटर दैन r, जो हमारे पास टोटल स्फेयर का जो रेडियस है अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है स्मॉल आर से, तो हम लोग क्या करें इस कैपिटल आर से, तो ये कैपिटल आर हम लोग निगलेक्ट करके हमारे पास ये आंसर आ जाता है। अगर हमारे पास कैपिटल आर इज़ ग्रेटर दैन आर, अगर हमारे पास जो इनसाइड जो चार्ज कैपिटल आर है वो इससे बड़ा आ जाता है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाती है, क्योंकि हमारे पास इनसाइड तो कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं हुआ। हमारे पास जो चार्जेस हैं वो हमारे पास सिर्फ सरफेस पे मौजूद है। अच्छा जी, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 23 कंप्लीट हो गया है।